हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोज़ पियर्सिंग बम के लिए जो भी हमें रेमेडीज़ और जो भी हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियोस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 1 महीना 2 महीना पुराना बम हो गया और वो नहीं ठीक हो रहा है। सब कुछ ट्राई कर लिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने अभी तक अगर पियर्सिंग नहीं कराई है और आप पियर्सिंग कराने वाले हो या फिर आप प्लान कर रहे हो, तो इन प्रिकॉशंस को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ ये कि आप किस वेदर में पियर्सिंग करा रहे हो। ना ज़्यादा ठंड में और ना ज़्यादा गर्मी में आपको पियर्सिंग करानी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कान ढकने की आदत है तो इट्स बेटर कि आप इतने विंटर्स में मत कराओ पियर्सिंग। या तो फरवरी मार्च में कराओ या फिर आप अक्टूबर या सितंबर की साइड करा लो। लेकिन अभी तो मैं इस सीज़न में बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि आप जो है पियर्सिंग कराओ। दूसरी चीज़ ये कि आप किस मटेरियल का पहनोगे। जो भी आप इयररिंग या फिर नोज़ पिन पहनने का सोच रहे हो, उसमें निकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाइपो एलर्जिक वाले मटेरियल का आपको अपने कान में स्टड या फिर वायर पहनना है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो गोल्ड पहने या फिर वो सिल्वर पहने या फिर वो नीम की स्टिक पहने। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने पियर्सिंग कराई थी तो फिर मैंने वायर पहना था चांदी का, और जब मेरी पियर्सिंग थोड़ी थोड़ी सही होने लगी थी तब मैंने स्विच कर लिया था गोल्ड की जो नोज़ पिन होती है या फिर जो भी स्टड आप बोलते हो, उस पे मैंने स्विच कर लिया था। और इसके अलावा अगर आपको नहीं कुछ सूट कर रहा है तो फिर आप नीम की स्टिक जो है लगाना प्रेफर करो। आप नीम की स्टिक पहनो। वो उसमें वैसे भी बहुत सारी एंटी बैक्टीरिया वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नीम इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, फॉर हीलिंग। उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आप नीम की स्टिक पहनो। और आजकल जो पियर्सिंग हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा गन शॉट वाली पियर्सिंग लोग करवा लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अगर आप नोज़ पियर्सिंग करा रहे हो या फिर आप ये कार्टिलेज या ईयर पियर्सिंग करा रहे हो, मत कराओ गन शॉट वाली पियर्सिंग। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ कि नहीं पता वो कौन सी नीडल यूज़ कर रहे हैं या फिर वो उसको ठीक से क्लीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी जितनी भी पियर्सिंग कराई हैं कान में और नोज़ में, वो मैंने डॉक्टर के यहाँ कराई है और इंजेक्शन के थ्रू ही करवाई है। इसलिए जो मेरा बम्प था, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बम्प नहीं हुआ, मुझे बम्प हुआ था, लेकिन वो इतना, मतलब 1 डेढ़ महीने में वो, मतलब मेरी पियर्सिंग भी ठीक हो गई और वो जो दाना मेरे निकला था वो भी ठीक हो गया। सो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छी जगह से पियर्सिंग कराओ, क्योंकि अगर पियर्सिंग के बाद कुछ भी ऐसा होता है तो कुछ कुछ लोगों को 1 डेढ़ साल हो जाता है और वो ठीक नहीं होता, लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के यहाँ से पियर्सिंग कराओ और आप इंजेक्शन या वो निडल वाली पियर्सिंग कराओ। और उसके अलावा आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये कि आपको अपनी पियर्सिंग ज़्यादा नहीं टच करनी है। आप कुछ भी उस पे ऑइंटमेंट या फिर कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो फिर अपने हाथ अच्छे से धो लो। ये नहीं कि आप पियर्सिंग बार-बार टच करे जा रहे हो। जब भी आप पियर्सिंग के लिए जा रहे हो, जैसे आपको कल पियर्सिंग करानी है, तो फिर आप आज ही शैम्पू कर लो। पानी नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा पियर्सिंग पे। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी अगर आपने ज़्यादा लापरवाही करी तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाएगा, दाना निकल जाएगा। बम्प तो देखो होना ही होना है। अगर आपने कोई भी पियर्सिंग कराई है अपनी कार्टिलेज में या नोज़ में, तो बम्प होगा, बट उसकी थोड़ी केयर करनी है, उसको अच्छे से ट्रीट करना है इनिशियली। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं जाएगी, वो टाइम पर क्योर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आफ्टर केयर के बारे में। तो अगर आपने आज पियर्सिंग अपनी करा ली है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं खानी। आपको चना, पीनट्स, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि इससे बम्प होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप अगर ये सब चीज़ें खाना अवॉइड नहीं करोगे, कॉर्न्स नहीं खाते हैं, तो क्या क्या फूड्स हमें नहीं खाने चाहिए वो सब मैं मेंशन कर दूँगी। वो अगर खाओगे ना तो फिर आपके लगातार बम्प निकलता जाएगा और जो निकला है वो ठीक भी नहीं होगा। तो ये फूड्स आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने 1, 2 और ये तीसरी मेरी नोज़ पियर्सिंग, मैंने 3 पियर्सिंग्स अपनी कराई हैं और मैंने ये विदिन 1 मंथ के अंदर हील करी हैं। कार्टिलेज पियर्सिंग में तो आपको पता ही है कि 3 से 4 महीने तक लग जाते हैं, बट मैंने 1 से डेढ़ महीने में अपनी पियर्सिंग्स हील करी हैं, यही सब प्रिकॉशंस रख के और आफ्टर केयर करके। आपको अपनी पियर्सिंग्स बहुत ज़्यादा क्लीन रखनी है, उनको बिल्कुल गंदा नहीं छोड़ना है। कुछ लोग नोज़ अपनी क्लीन नहीं करते हैं बाहर से अंदर से, दर्द की वजह से। उससे भी इन्फेक्शन और बैक्टीरिया के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप अपनी नोज़ ठीक से क्लीन नहीं करोगे, पियर्सिंग क्लीन नहीं रखोगे, तो उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप ईयरबड्स लो, और कुछ लोगों को डिटॉल सूट करता है, आप डिटॉल में डिप करके अपनी रोज़ सुबह उठ के
पियर्सिंग को क्लीन करो। जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ आपके नोज़ के आसपास या फिर इधर वाली कार्टिलेज पियर्सिंग के आसपास चीज़ें डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो गई हैं तो उसको क्लीन करो। डिटॉल के वाटर से क्लीन कर सकते हो, सेलाइन वाटर आता है, अगर आपकी बम्प है तो आप सेलाइन वाटर से जो है क्लीन करो। तो अभी हम बात करते हैं उन रेमेडीज़ के बारे में जो हमारे घर में ही अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम बाहर ये डॉक्टर वॉक्टर वाली जो भी मेडिकल स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हो उसकी बात हम तब करेंगे। अभी हम बात करते हैं अपनी होम रेमेडीज़ के बारे में। कोकोनट ऑयल जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कोकोनट ऑयल से अपनी जो पियर्सिंग है वो क्लीन कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बता दिया, आप डिटॉल से अपनी पियर्सिंग क्लीन कर सकते हो। तीसरा बीटाडीन जो है वो सबके घर में अवेलेबल होता है। अगर आपके ज़ख़म टाइप है नाक में कि खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, या रोज़ कुछ भी ज़रा सा हो जाता है, आप ज़रा सी पियर्सिंग रोटेट भी करते हो तो ब्लड निकलने लगता है, तो उस पे आप बीटाडीन अप्लाई करो। तीसरा आप हल्दी और सरसों का तेल, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेमेडी है, काफ़ी लोग इसके बारे में सुन चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। आप वो चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बट देखना, जो भी होम रेमेडीज़ होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं। ये नहीं है कि आपने आज लगाया और सुबह तक आपकी पियर्सिंग ठीक हो जाएगी, नहीं। 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है अगर आप एकदम अच्छे से रूटीन जो है फॉलो कर रहे हो। ओके, सो होम रेमेडीज़ के नाम पे आपको ये नहीं कि आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी मत अप्लाई कर लेना कि कुछ लोग शायद मिर्च विर्च भी कहते हैं कि मिर्च लगा लो या फिर रेड चिली पाउडर लगा लो उससे सही हो जाता है, नहीं। कुछ भी उल्टा सीधा मत अप्लाई करना। होम रेमेडीज़ में आपको सिर्फ हल्दी और सरसों का तेल, इन दोनों का मिक्सचर ही अप्लाई करना है। एक आध हफ्ते तक यूज़ करो क्योंकि होम रेमेडीज़ थोड़ा टाइम लेती हैं ठीक करने में। अगर नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो फिर आप बीटाडीन लगाओ, आप सोफ्रामेसिन लगाओ। सेलेन वाटर एक आता है, उसको मेडिकल स्टोर से ले लेना, उससे आप अपनी नोज़ पियर्सिंग क्लीन करना, उससे चांसेस हैं कि रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेंगे। एक मैं आपको और ट्यूब जो है रिकमेंड करूँगी जिसका नाम है मेडिसेप। यस, मेडिसेप जो जेल होता है ये पियर्सिंग्स को बहुत जल्दी हील करता है। जो भी आपका बम्प होता है बहुत अच्छे से उस पर काम करना है, सूदिंग इफेक्ट देता है आपको। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो खुजली मत करना, ये ट्यूब अप्लाई करना, इससे आपको रिज़ल्ट हो सकता है जल्दी मिल जाए, कुछ लोगों को टाइम लगता है। क्योंकि कोई भी आपने पियर्सिंग अगर इस एज में कराई है ना, मतलब आफ्टर 20, या तो आप बचपन में करा लो अपनी नोज़ पियर्सिंग और ये कार्टिलेज पियर्सिंग, क्योंकि तब हमारी बेबी स्किन होती है, स्किन इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है, तो ये सब बम्प्स वगैरह बचपन में नहीं निकलते हैं। कुछ लोगों के निकल भी जाते हैं और बहुत जल्दी सही भी हो जाते हैं। बट आपको, अगर आप इस एज में करा रहे हो ना पियर्सिंग, तो डेफिनेटली बम्प निकलेगा और आपको अच्छे से उसका केयर भी करना पड़ेगा। इसलिए बचपन में आपने सुना भी होगा कि बच्चों के जो नाक कान होते हैं वो जल्दी पियर्स करा देते हैं लोग, इसी रीज़न की वजह से, ताकि आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मेडिसेप्ट के अलावा भी आप मेडिकल स्टोर पे जाके ये चीज़ बोल सकते हो कि आपको ये दाना निकला है, इसमें से पस निकल रहा है, कुछ लोगों को पस भी आने लगता है, तो उसमें आप जाके बोल सकते हो कि आप कोई भी दाना सुखाने वाली मेडिसिन दे सकते हो। आप डॉक्टर से भी जाके बात कर सकते हो कि भाई ये जो दाना है इसमें कभी ब्लड निकलता है, इसमें खुजली होती है, इसमें पस निकलता है, तो हम वाली एंटीबायोटिक्स लेना प्रेफर करेंगे कि जो हमारे दाने को ठीक करते हैं। तो दाना सुखाने की बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती है, मेडिसिन आती हैं, आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हो कि आपको वही वाली एंटीबायोटिक्स लेनी है। और ज़्यादा टाइम तक एंटीबायोटिक्स मत लेना, ठीक है। हार्डली वो 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक ही लेनी होती है और यू विल गेट द रिज़ल्ट। आपका दाना जो है वो अपने आप सूख के छुट के निकल जाएगा। बट हाँ, आपको साफ़ सफाई रखनी है अपनी पियर्सिंग की। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी पियर्सिंग की बहुत अच्छे से क्लीनिंग रखी थी। मैं बहुत साफ़ करती थी अपना नोज़, कई बार तो दिन में मैं 4 से 5 बार तक क्लीन करती थी, क्योंकि उसके आसपास ज़्यादा बैक्टीरिया और गंदगी आपको डिपॉजिट नहीं होने देनी है। टाइमली उसको क्लीन करो अच्छे से, इससे आपकी जो पियर्सिंग है वो बहुत जल्दी ठीक होगी और बहुत जल्दी हील होगी। सो गाइज़, मैं यहाँ पर आपको ना कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं रिकमेंड कर सकती, क्योंकि कुछ भी खाने से पहले, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं कोई सर्टिफाइड डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ मेरी टिप्स हैं जिससे मतलब कोई हार्म नहीं होगा। आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हो, और जो भी मैंने आपको डिटॉल, बीटाडीन वगैरह ये सब चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि घर में बहुत ईज़िली अवेलेबल रहती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप आप सबका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नोज़ पियर्सिंग बम्प है या जो भी ईयर वाला बम्प है,
वो ठीक हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी आपको डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ टाइमली, क्योंकि आपने मेरी पहले भी पियर्सिंग की वीडियोस देखी होंगी। मैं ट्राई करती हूँ कि सारे कमेंट्स का आंसर कर सकूँ। इसके अलावा हम जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक